Bismillahirrahmanirrahim. Changes to Istisna contract. Clause number 4. Amendments, changes and introduction of new conditions. It is permissible after the conclusion of Istisna contract for the manufacturer and the ultimate purchaser to agree on amending the manufacturing or construction specifications previously agreed upon or introducing additional specifications requirements on condition that the price is adjusted accordingly and a reasonable period of the execution of the new requirement is granted. यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए तय हुई थी कि ये स्पेसिफिकेशंस की ये चीज़ बनानी है, बाद में बायर का जिसने ऑर्डरर है उसका इरादा बदल गया। उसने कहा कि जी मुझे स्पेसिफिकेशंस में कुछ तब्दीली करानी है, कंस्ट्रक्शन का काम था 2 कमरे और बना दो, या रोड का काम तब इतनी रोड थोड़ी सी और इजाफा कर लो, तो ये अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। चूँकि अमेंडमेंट की गई हैं तो मे बी कॉस्ट में भी इजाफा हो सकता है, तो इसी वजह से जितना उसके कॉस्ट में इजाफा होगा तो वो प्राइस एडजस्ट की जाएगी म्यूचुअल निगोशिएशन के साथ। It is also permissible to state in the contract that the consideration for amendment or introduction of additional requirements shall be determined and added to the original price as per expert opinion, custom or an identified price index which preclude any uncertainty that may potentially lead to dispute. अब प्राइस किस तरह की जाएगी? भाई किसी एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है कि जनाब ये अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट के मुताबिक कितनी कॉस्ट का इजाफा हुआ होगा, या देखा जाएगा कि नॉर्मली अगर इस तरह की तब्दीली रद्द-बदल होती है आम मुआशरे के अंदर उर्फ आम में, तो कितनी कॉस्ट में इजाफा किया जाता है। या उसके अलावा वो कहते हैं कि भी कोई प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, जिस तरह के नॉर्मली काइबर है, आप इन्फ्लेशन रेट है, या कोई भी रेट आप फिक्स कर लेते हो कि भाई इतनी % हम उसके अंदर इजाफा करेंगे, तो आप उसकी भी आपको शरन इजाज़त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। द अल्टीमेट परचेजर clause 4 by 1 by 2. The ultimate purchaser cannot oblige the manufacturer to introduce modifications and changes to the subject matter of an istisna contract without the consent of the manufacturer. यानी बायर मैन्युफैक्चरर की कंसेंट के बगैर ये नहीं कह सकता कि जी मैंने आपको रद्द-बदल का कह दिया तो बस आपने करना ही करना है। नहीं भाई, जो शख्स बना रहा है साफ ज़ाहिर है उसने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, और आप अकेले तौर पर कहते हैं इसके अंदर अमेंडमेंट करो। मुमकिन है वो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट का तकाजा कर रही हो, और मुमकिन है वो उसकी एक्सपर्टीज़ और स्किल से भी बियॉन्ड हो और वो उसको न कर सकता हो, तो आप उसके ऊपर ऐसा बर्डन डाल रहे हैं कि जिसका वो लायबल भी नहीं है। तो इसी वजह से उसकी कंसेंट के बगैर आप किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 4 by 1 by 3. It is not permissible for amendments. It is not permissible for amendments and changes to the contract to be agreed on the basis that additional sum will be paid in consideration for an extension of the period of payment. हाँ, ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर कहे आपने क्या कहता है कि भाई अमेंडमेंट और चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट की और बाद में वो कहता है कि नहीं मुझे इतना थोड़ा सा टाइम भी और चाहिए, इतना टाइम मुझे और चाहिए। उस टाइम के इजाफे की वजह से आप उससे कुछ मुतालबा करें कि भी मुझे इतनी पेमेंट की जाए, तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। However, a rebate for prepayment is permissible provided it is not stipulated at the conclusion of the contract. कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आप ये तय नहीं कर सकते कि अगर चीज़ मैंने बनाकर, मिसाल के तौर पर टाइम पीरियड है 3 साल का, अगर मैं आपको 2.5 साल या 2 साल में बना के जल्दी दे देता हूँ तो फिर आप मुझे इतनी % डिस्काउंट दे देंगे। तो वो कहते हैं कि भाई नो, ये आप पहले से कंडीशन नहीं लगा सकते। ये अलबत्ता बाद में वो अपनी मर्जी से अगर कोई रीबेट देना चाहे, प्री पेमेंट, सॉरी मैं यूँ रिवाइज करूँ कि बायर ये कहता है कि मैं आपको 3 साल में पे करूँगा, और वो कहता है कि जी अगर मैंने आपको 2 साल में पे कर दिया अर्ली तो मुझे डिस्काउंट चाहिए। कहते हैं कि इस डिस्काउंट को अर्ली, इसको कहते हैं रीबेट अर्ली पेमेंट्स, रीबेट्स ऑन अर्ली पेमेंट्स। तो कहते हैं रीबेट ऑन अर्ली पेमेंट्स जायज़ है, मगर इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज के तौर पे शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको क्लॉज में शामिल करेंगे तो ये फिर प्री कंडीशन हो जाता है और इसकी इजाज़त नहीं होती। इंटरवीनिंग कंटिजेंसीज फोर्स मेजोरी, तो इस इंटरवीनिंग कंटिजेंसीज का मतलब है नामुसाइद हालात या हंगामी हालात।
It is permissible by way of agreement of the contracting parties or arbitration or judicial procedure to amend the contract price of an istisna contract upward or downwards as a result of intervening contingencies. This rule must be read together with item 4 by 1 by 3. अच्छा, अब ये कहते हैं कि हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि वो आदमी जिसने 3 साल के अंदर चीज़ को बना के देना था वो 3 साल में बना के नहीं दे सका, या जिसने कोई पेमेंट करनी थी वो अर्ली पेमेंट नामुसाइद हालात की वजह से नहीं दे सका। हंगामी हालात वो होते हैं कि जो हालात इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं। अगर ऐसे हालात की वजह से हुआ है तो वो कहते हैं कि फिर उस सूरत के अंदर कीमत के अंदर अगर कोई तब्दीली है तो फिर वो बग़ैर रजामंदी के दूसरी पार्टी के या बग़ैर अदालत के फ़ैसले के एक तरफा तौर पर उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए फिर कंसेंट चाहिए होगी या अदालत का फैसला चाहिए होगा। 4/2/2 It is permissible for the institution to replace a contractor and enter to an istisna contract with a customer to complete a project which had been started by the previous contractor of such a customer. एक कस्टमर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कस्टमर ने मैन्युफैक्चरर के साथ इस्लामिक बैंक को कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस्लामिक बैंक ने किसी मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैन्युफैक्चरर ने काम अधूरा छोड़ दिया, अब वो आगे काम चला नहीं रहा, तो कहते हैं कि भी इदारे के लिए जायज़ है, इंस्टीट्यूशन के लिए, कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर को हायर करके अधूरा काम मुकम्मल करवाए। जो कि पहले ने काम रोक दिया, उसने काम नहीं किया, अब उसने तो काम मुकम्मल करवाना था, तो वो फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, आगे वो उसको डिस्कस करता है। In this case, an assessment of the project should be undertaken on the basis of existing status of the project. देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट किस स्टेटस पर था, अधूरा है, 3 ही से मुकम्मल हुए, 4 ही से मुकम्मल हुए, कितने से मुकम्मल हुए उसके। अच्छा, फिर the cost of this assessment is chargeable to the account of the customer, in which case all outstanding debts, if any, that arises from incomplete istisna contract shall be personally responsibility of the customer. यानी कि जो जिसने पहले काम किया हुआ था, जिसने अधूरा काम किया था, अगर पहले से छोड़े गए काम के ऊपर किसी किस्म की डेट ऑब्लिगेशंस है तो उसकी जिम्मेदारी नए मैन्युफैक्चरर की नहीं होगी, कस्टमर की होगी, यानी कि जिसने पहले इस्तिस्ना किया हुआ था। The parties may after this conclude a new istisna contract for remaining work. अब जब वो लायबिलिटीज पे हो जाएंगी, अब वो जो अधूरा काम स्ट्रक्चर हुआ खड़ा है वो हर किस्म की लायबिलिटी से फ्री हो गया, तो अब उसको मुकम्मल करने के लिए नया इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और नए कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाएगा कि भी अब तुमने इस काम को मुकम्मल करना है और उसके साथ अलग से फिर प्राइस तय की जाएगी। द इंस्टीट्यूशन इज नॉट बाउंड टू डील विद प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर। अब फिर जो पिछला कॉन्ट्रैक्टर था उसके साथ किसी किस्म का कोई मामला नहीं चलेगा। Rather, the institution has the right to stipulate that the work needed to complete the project will be carried out by any means it deems fit. बल्कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जिस अंदाज से भी वो मुकाम को मुकम्मल करना चाहेगा वो आज़ाद होगा, वो उसको काम को मुकम्मल करके अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको हवाले करेगा। Class 4/2/3 In the case of constructing a building or public utilities on land owned by the ultimate purchaser, it is permissible to stipulate that the ultimate purchaser has the right to perform the contract of istisna at the expense of the manufacturer if the latter fails to perform the contract or complete the work within a particular period of time, and that this performance will be effected from the date of the manufacturer halted the work. वो कहते हैं कि कस्टमर के पास ज़मीन थी, प्लॉट था और कहा था कि मुझे इसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना के दो। जब उसके ऊपर बिल्डिंग बना के देने लगा, अधूरा काम हुआ था, अधूरा काम उसने काम करना छोड़ दिया, तो कहते हैं कि उसके पास राइट होगा ऑर्डर के लिए पास कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर से उस काम को स्टार्ट करवाए और उसको कंप्लीट करवाए, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पहला मैन्युफैक्चरर बियर करेगा कि भाई तुम्हारा काम था, तुमने काम रोक दिया, मेरा नुकसान हो रहा था, लिहाजा मैंने किसी और से काम करवा लिया, अब उसकी पेमेंट तुम करोगे। तो ये मामला अदालत में जाता है और फिर अदालत पहले मैन्युफैक्चरर के ऊपर कॉस्ट डालेगी। 4/2/4 If the contractor is unable to continue to discharge his obligation, the ultimate purchaser is not entitled to acquire ownership of the incomplete building structures
or utilities that are already in place without giving consideration of the contract. ठेकेदार ने काम किया, ठेकेदार ने एक बिल्डिंग बना दी, तो कहते हैं कि ऑर्डरर सिर्फ उसकी बिल्डिंग बना देने से और पिछले अपने जो इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भी अधूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मैंने चूँकि ऑर्डर किया था लिहाजा मैं इसका मालिक बन गया, वो कहते हैं सिर्फ इस बात से वो मालिक नहीं बनेगा जब तक कि ठेकेदार ने उसको उस अधूरे स्ट्रक्चर की पोजीशन न दे दी हो, उसको उसका ओनर न बना दिया हो, और जब तक ये नहीं होगा वो उसका मालिक नहीं बनेगा. However, this rule depends on the cause of the failure to continue the work. If the failure to perform is due to the misconduct of the contractor, the ultimate purchaser is liable only for the value of the building structure, and the builder is liable to compensate the ultimate purchaser for any actual damage or loss he suffered if the failure to perform is due to the misconduct of the ultimate purchaser. दो चीज़ें हैं, काम क्यों रुका, किसकी कोताही थी. कोताही हो सकती है ऑर्डरर की भी, जो वो पेमेंट देने में प्रॉब्लम कर रहा था जिसकी वजह से रॉ मटेरियल ख़रीदने में मसला बना, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं चल सका. वो कहते हैं कि अगर तो ऑर्डरर की वजह से था, परचेजर की वजह से प्रॉब्लम था, नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से काम रुका, तो फिर जितनी भी पेनल्टी होगी उसी के ऊपर पड़ेगी. और अगर काम कॉन्ट्रैक्टर की कोताही की वजह से रुका, मैन्युफैक्चरर की, तो जितना डैमेज हुआ है फिर वो उसका जिम्मेदार खुद होगा और कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा. However, if the failure to perform has not been caused by either of them, the ultimate purchaser is liable only for the value of the building structure that is already in place, and neither of them has any responsibility to pay compensation for the loss or damage the other party had suffered. फिर वो कहता है कि अगर ना उसका कसूर था ना दूसरी पार्टी का कसूर था, भाई इंटरवीनिंग कंटीजेंसीज थी, हालात ही ऐसे अर्थक्वेक आ गया था, तूफान आ गया था जिसकी वजह से काम रुक गया, तो फिर हर कोई सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार होगा जिस तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई दूसरे फरीक की हिस्से की लायबिलिटी को अदा नहीं करेगा. 4/2/5 It is permissible that a contract of istisna includes a clause to the effect that if any additional conditions are inserted into the contract at a later date as a result of directives of the relevant authorities, and these additional conditions led to extra expenses that cannot be, by virtue of the terms of the contract, be borne by the manufacturer because they were not in the original contract as signed, or there is no law making such payment compulsory, the extra expenses will be borne by the ultimate purchaser. अच्छा, वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की कंडीशन ये दाखिल की जा सकती है, डाली जा सकती है ये कंडीशन कि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कोई ऐसी क्या कहते हैं कि भी डायरेक्टिव्स दे दिए, उन्होंने कोई ऐसे ऑर्डर दे दिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की अपनी तब्दीली करनी है, तो उससे मुतालिक जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको कस्टमरी प्रैक्टिसेस के तौर पे देखा जाएगा कि जो अमेंडमेंट हायर अथॉरिटीज़ ने दी है, रेलिवेंट अथॉरिटी ने, उसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स बनते हैं वो अथॉरिटी देगी, वो मैन्युफैक्चरर बियर नहीं करेगा. चलो जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है.